I'm Dr. Rizwana, scientific researcher and trainer. Today I will talk about inductive effect. Before moving towards the inductive effect, हम सबसे पहले एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे जो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. So what is electronic effect? Let's have a look. इंडक्टिव इफेक्ट को समझने से पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का समझना जरूरी है. ये कॉन्सेप्ट इंडक्टिव इफेक्ट के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जैसा कि नाम से जाहिर है एक ऐसा इफेक्ट होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट या माइग्रेशन की वजह से मॉलिक्यूल के ऊपर क्रिएट होता है. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की 4 टाइप्स होती हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. आज के लेक्चर में हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट बॉन्ड पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है. बॉन्ड पोलराइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि किसी भी केमिकल बॉन्ड के ऊपर मौजूद चार्जेस के प्रोड्यूस होने को एक्सप्लेन करता है. केमिस्ट्री में हम मुख्तलिफ तरह के बॉन्ड्स की स्टडी करते हैं. कुछ केमिकल बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं. इस तरह हम कार्बन चेन की मिसाल लेते हैं. यहाँ पर चूंकि सिग्मा बॉन्ड्स को बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स दो एक जैसे एलिमेंट्स के दरमियान मौजूद हैं, तो दोनों एलिमेंट्स इसको इक्वली शेयर करेंगे. एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों एलिमेंट्स के बिल्कुल सेंटर में लाई करेगा. इसके मुकाबले में जब कोई बॉन्ड दो मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स के दरमियान बनता है, जिस तरह हम कार्बन और ऑक्सीजन की एग्जांपल लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिसको दोनों एलिमेंट्स ने शेयर किया हुआ है वो दोनों एलिमेंट्स के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से वो एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल के ऊपर एक पार्शियल चार्ज क्रिएट हो जाएगा. वो मॉलिक्यूल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लिया है, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा. और वो मॉलिक्यूल जिससे इलेक्ट्रॉन्स दूर हो गए हैं उस एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो इसको हम बॉन्ड पोलराइजेशन के नाम से जानते हैं कि वो बॉन्ड दो मुख्तलिफ तरह के एटम्स के दरमियान क्रिएट हुआ था. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से मॉलिक्यूल के ऊपर उसने एक चार्ज क्रिएट कर दिया है. अब ये चार्ज मुस्तकिल चार्ज होता है और मॉलिक्यूल के ऊपर इसी तरह से रहता है. बॉन्ड पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट को ही हम इंडक्टिव इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करेंगे. इंडक्टिव इफेक्ट अगर यही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक लॉन्ग चेन ऑफ एटम्स जो कि मोस्टली कार्बन एटम्स की होती है उनके साथ जुड़े हुए हों तो ये अपना इफेक्ट पूरी चेन के ऊपर छोड़ते हैं. इस बात को हम इस एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हैं. फर्ज करें हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, जिसकी वजह से अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. बिकॉज ऑफ द विथड्रॉइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. इसको हम कार्बन 1 का नाम देंगे, ये कार्बन 2 होगी, ये कार्बन 3 होगी. कार्बन 1 बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी. एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कार्बन 2 के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा जो अपनी एडजेसेंट कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी. एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कार्बन 3 के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा. इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एलिमेंट से दूर होंगे इसका इफेक्ट कम होता जाएगा, लेकिन ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर ये चार्ज मौजूद रहेगा. इंडक्टिव इफेक्ट को हम 2 तरह की टाइप्स में डिवाइड करते हैं. पहली टाइप वो वाले मॉलिक्यूल हैं जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं और उनकी वजह से नेगेटिव आई इफेक्ट क्रिएट होता है. ये वो मॉलिक्यूल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करने की एबिलिटी होती है. मिसाल के तौर पर हम देखें कि हमारे पास 4 मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल्स हैं. नेगेटिव आई इफेक्ट
इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग मॉलिक्यूल की वजह से पैदा होता है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने की किसी मॉलिक्यूल में एबिलिटी होगी, उतनी ज़्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी और मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेटर विल बी द नेगेटिव आई इफेक्ट, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। तो अब हमें दी गई एग्जाम्पल में से ये पता चलाना है कि कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजेंस में सबसे ज़्यादा होती है। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विदड्रॉ करने की एबिलिटी रखता है। तो A सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, B उससे कम, C उससे कम और D सबसे कम स्टेबल होगा। ये चारों के चारों हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करने की एबिलिटी रखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से A मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का स्टेबिलिटी की तरफ रोल समझने के लिए हमें एक सीरीज को मेमोराइज करना होगा। इस सीरीज को जहन में रखते हुए स्टेबिलिटी ऑर्डर को बड़े अच्छे से याद रख सकते हैं। यहाँ पर NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। सो दे हैव द मोस्ट नेगेटिव आई इफेक्ट। उसके बाद NO2 साइनाइड ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक, हैलोजेंस, अपॉक्सी ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, मीथाइन, अमाइड और फिनाइल ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सेम समझा जाता है। उसके बाद अल्कीन्स और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन है, जिसके आई इंडक्टिव इफेक्ट को माइनस आई इफेक्ट को जीरो तस्वर किया जाता है। तो यहाँ पर इस सीरीज को याद करना बहुत ज़रूरी है। इस सीरीज को जहन में रख के इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड स्टेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। आइए देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की दूसरी टाइप, जो कि प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज की वजह से जनरेट होता है। ये वो इफेक्ट है जो उन तमाम स्पीशीज की वजह से जनरेट होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी होती है। अब यहाँ पर हमारे पास सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी होती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन स्टडी किए जाते हैं वो CH2, NH2 नेगेटिव, ऑक्सीजन और COO है। इसके अलावा कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इंडक्टिव इफेक्ट से प्लस साइड इफेक्ट से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस उन्हीं में से आते हैं। वो है हमारे पास टर्शियरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन्स, प्राइमरी कार्बन्स एंड मिथाइल ग्रुप। टर्शियरी कार्बन्स, सेकेंडरी कार्बन्स, प्राइमरी कार्बन्स और मिथाइल ग्रुप। इन ग्रुप को लेके आपसे पॉजिटिव आई इफेक्ट के बारे में स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कॉमनली पूछे जाते हैं। तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को हल करने की कोशिश करते हैं। Here we have secondary alcohol, primary alcohol and methanol। तो क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कोहल कौन सा है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कर देगी मॉलिक्यूल को, और यहाँ पर ये अल्कोहल हमारे पास सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल होगी। उसके बाद जो स्टेबल अगर हम देखें तो वी हैव ओनली वन मिथाइल ग्रुप ओवर हियर। तो इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल ए से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। जब हम कंपाउंड 3 की तरफ देखते हैं तो वी हैव ओनली वन कार्बन अटैच विद अल्कोहल ग्रुप, सिर्फ ए का हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा हुआ है। तो एज कम्पेयर टू ए एंड बी, कंपाउंड सी will be the most stable। तो हम इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरह से लिखेंगे, C is most stable, then B and then A। आइए इसी स्टेबिलिटी को लेके ही हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। The question is which anion is most stable। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि स्टेबल एनाइन वही होगा जिसमें डीलोकलाइजेशन हो। अब यहाँ पर देखा जाए तो COO पर ऑलरेडी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मोर एनहांस करेगा, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। ये मॉलिक्यूल क्योंकि इसके ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, मोर स्टेबल, और कंपाउंड 3 will be the most stable because यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है जो कि इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से हम ये ऑर्डर बना सकते हैं कि C is the most stable, B is the lesser stable and
The A is the least stable in this example. आइए इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करते हैं. एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एसिड्स की एसिडिटी में बहुत रोल प्ले करता है. एसिडिटी जैसा कि हम जानते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एन एनाइन एंड प्रोटॉन. ये एनाइन इसको कॉन्जुगेट बेस के तौर पर भी जाना जाता है. जितना ज़्यादा स्टेबल ये एनाइन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. आपको ये बात ज़हन में रखनी है कि जितना ज़्यादा किसी स्पीशीज़ का एनाइन स्टेबल होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. फॉर एग्जांपल वी हैव Cl2CH2 we have over here Cl CH2 C double bond OH. अब यहाँ पर एसिड का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल ये हाइड्रोजन डोनेट कर देगा और एनाइन बना लेगा. अब मॉलिक्यूल एनाइन की स्टेबिलिटी किस तरह से होगी? किसी भी एनाइन को स्टेबल करने के लिए डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़रूरी है. डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी तरह से होगा कि यहाँ पर पड़े हुए फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर सर्कुलेट करें. तो क्योंकि हम जानते हैं कैरोटीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को जो यहाँ पे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं इनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन से इस कार्बन के ऊपर मूव कर जाएंगे और अल्टीमेटली फिर इस कार्बन से क्लोरीन के ऊपर मूव कर जाएंगे. सो बिकॉज ऑफ क्लोरीन डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है. इसी तरह कोई और एग्जांपल लेते हैं हम. अब इस मॉलिक्यूल की एसिडिटी का अंदाज़ा हम इंडक्टिव इफेक्ट से लगाने की कोशिश करेंगे. हमने पढ़ा कि मिथाइल ग्रुप प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट रखता है. इसका मतलब है कि इसको इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी है. जैसे ही ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लॉस करेगा और एनाइन बनाएगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकेगी बिकॉज वी ऑलरेडी हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज. एनाइन अनस्टेबल हो जाएगा. ये वाला एनाइन हमारे पास स्टेबल होगा और ये वाला एनाइन अनस्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल बहुत ही वीक एसिड बनाएगा. सो वो तमाम कंपाउंड्स जिनके साथ नेगेटिव आई ग्रुप जुड़ा हुआ होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे एज कंपेयर टू दैट कंपाउंड्स जिनके साथ प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स जुड़े हुए हैं. दिस इज ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट. सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करें उन तमाम टॉपिक्स के नाम जिनके बारे में आप सीखना चाहते हैं और अपना फीडबैक ज़रूर दें.